साइंस एंड मेजरमेंट 9th का फिजिक्स पहला चैप्टर का ये पार्ट 20 है और ये तुम लोगों का लास्ट टॉपिक है थ्योरी का। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स है। तो ये 3 क्वेश्चन हिट चैप्टर से संबंधित है और ये चैप्टर तुम लोग फिलहाल नहीं पढ़े हो, लेकिन हिट किसे कहते हैं, उष्मा ऊर्जा, इसका कंसेप्ट आ गया है ना। देखो, ऊर्जा बहुत तरह का होता है। एक तरह से सिंपल भाषा में समझो, ऊर्जा का अर्थ होता है क्या, वैसे इसी में पढ़ोगे आगे वाला चैप्टर में, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो फिलहाल ये समझ करके चलो ना, एक प्रकार की ताकत है ऊर्जा, समझ गया। तो ताकत सूर्य की रोशनी में भी होती है, बोलो होती है। अगर नहीं होती तो हम लोगों को कड़ी धूप का सामना नहीं करना पड़ता। अप्रैल मई जून का समय कैसा होता है, बहुत कड़ी धूप वाला होता है। तो इसका अर्थ है बहुत कुछ में ताकत है। ध्यान से सुनते जाओ, थोड़ा उसमें पर थोड़ा बहुत कंसेप्ट दे देते हैं। जलती हुई आग में उंगली डालोगे तो क्या होगा, उंगली जल जाएगी। इसका अर्थ है आग में भी एक प्रकार की ताकत यानी ऊर्जा छिपी हुई है। एक 12 साल का लड़का, एक 40 साल का हट्ठा कट्ठा आदमी, दोनों में अगर कुश्ती हो जाए तो 12 साल के लड़के को उठा करके एक ही बार में नहीं पटक देगा। तो हम लोग कह सकते हैं 40 साल के व्यक्ति में जो ताकत है वह 12 साल के लड़के में वह ताकत नहीं है। तो फिलहाल तू लोग इसी ताकत को समझ लो, 40 साल के व्यक्ति में ज़्यादा ऊर्जा है, ऊर्जा मीन्स एनर्जी है, और 12 साल के लड़का में कम एनर्जी है ना। ऐसी बात, जैसे उदाहरण के तौर पर ये मार्कर है, तो बोलो मार्कर में भी ऊर्जा है, तो है ऊर्जा। इसको अगर अभी अस्थिर है तो अस्थिर है, तो उसकी ऊर्जा भी अस्थिर है। इसमें जो ऊर्जा है और अस्थिर वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, समझ गया। इसको अगर गतिशील कर दे तो इसको अगर हम तुम लोगों की तरफ फेंकेंगे, मान लो ये आँख पर लगेगा तो आँख घायल हो सकता है, भारी बात नहीं है। यहीं पर एक 500 ग्राम का पत्थर हथेली पर या बेंच पर या कहीं पर रखा हुआ है, तब तक उसमें ऊर्जा है कि नहीं है, पहले ये बोलो। एक रखे हुए पत्थर में ऊर्जा है, लेकिन वह किस टाइप की ऊर्जा है, तो अस्थिर है, अभी काम कर नहीं रहा है। लेकिन उसी पत्थर को उठा करके किसी ओर फेंका जाए तो सामने वाला व्यक्ति को घायल कर देगा। इसका मतलब पत्थर में भी ताकत है, ऊर्जा है। तो फिलहाल ऊर्जा का अर्थ समझो एक प्रकार का विशेष गुण है जिसका संबंध स्ट्रेंथ, ताकत से है। तो आग में भी ताकत है। आग तो गांव का गांव जला देती है, नहीं जला देती है। जंगल में आग लग जाती है, कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरा जंगल साफ, बड़े बड़े बिल्डिंग को आग जला देती है। आखिर उसमें किस तरह की ताकत है, तो आग में जिस तरह की ताकत है वह उसी ताकत का नाम है ऊष्मा, हीट, जो एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई मोटरसाइकिल वाला मान लो रोड पर मोटरसाइकिल रखे हुआ है, तो उसके बगल में कोई खड़ा है, तो मोटरसाइकिल वाला का मोटरसाइकिल चूँकि रखा हुआ है, उससे जाकर के कोई बालक टकरा जाएगा, या रखे हुए मोटरसाइकिल से जो अस्थिर है कोई टकरा जाए तो घायल नहीं होगा। लेकिन एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल आ रही है, उसके सामने में कोई खड़ा हो जाएगा तो भयंकर एक्सीडेंट होगा। तो जो गति में होता है उसमें गतिशील ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा बहुत तरह की होती है। जो पिंड अस्थिर है उसमें स्थितिज ऊर्जा है। बहते हुए पानी में ऊर्जा है। बहते हुए पानी तो कितना घर को साफ कर देता है ना, बाढ़ का पानी। अस्थिर हवा में भी ऊर्जा है।
लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक ऊर्जा है बहती हुई हवा में। आंधी में हवा जब तेज गति से बढ़ती है तो बहुत विशाल वृक्ष सबको नहीं उखाड़ फेंकता है जी। तो इसी तरह से आग जो हम लोग जलाते हैं उसमें भी ऊर्जा है, क्योंकि आग में उंगली देने से उंगली जल जाएगी, सूखी लकड़ी देने से सूखी लकड़ी जल जाएगी। तो आग में जो ऊर्जा है, ताकत है, उस ऊर्जा का नाम है उष्मा ऊर्जा। समझ गया? तो थोड़ा ही आग ले तो उसमें उष्मा ऊर्जा कम होगी, बहुत ज़्यादा आग ले तो बहुत ज़्यादा उष्मा ऊर्जा होगी। ये सब तो प्रैक्टिकल बात है, समझ रहा होगा। सूर्य से संपूर्ण पृथ्वी को दो तरह की ऊर्जा मिलती है। एक उष्मा ऊर्जा मिलती है ना, सूर्य से प्राप्त होने वाले उष्मा ऊर्जा के कारण ही पृथ्वीवासी जीवित है। एक उष्मा ऊर्जा उसमें है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल करना, रात के अंधेरे में कहीं पर आग जलाओगे तो उससे तो उसमें उष्मा ऊर्जा तो है ही, साथ साथ आग के चारों ओर प्रकाशमय वातावरण हो जाता है, रोशनी थोड़ी बहुत फैल जाती है। जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी रोशनी होती है। तो आग में दो तरह की ऊर्जा है, एक उष्मा ऊर्जा है, दूसरा प्रकाश ऊर्जा है। तो उष्मा क्या चीज़ है, इसका कंसेप्ट मतलब थोड़ी बहुत जानकारी दिमाग में आ रही है। तो हर एक कुछ को हम लोग मापते हैं। अब यहाँ पर मान लो ये जलावन है, ये एक लकड़ी जल रही है, ये जल करके लाल अवस्था में है अभी। इसको इस ढंग से हम लोग जलावें कि ये पूरा लाल हो गया लकड़ी। एक लोहा ले लो, इतना ही लकड़ी के इतना ही बड़ा लोहा, इसको जलाओगे तो लोहा भी नहीं लाल हो जाता है गर्म हो करके। तो ये क्यों लाल है? क्योंकि इसमें उष्मा ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। एक जलती हुई तू संथी ले लो, ये संथी है, संथी जानता है ना, या बांस की छड़ी ले लो, यहाँ पर आग लगा दो। ये कोयला है, चूल्हा में जो कोयला जलता है लाल लाल हो जाता है। तो इसकी मात्रा, इसमें आग की, कोयले की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा उष्मा होगा, कम मात्रा होगी तो जलाने पर कम उष्मा पैदा होगा। तो उष्मा भी कम या ज़्यादा होता है, तो लंबाई कम या ज़्यादा होता है। तो हम लोग कहते हैं इसकी लंबाई 5 मीटर है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। यानी ज़्यादा होने पर लंबाई में संख्या बढ़ाते हैं, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। तो लंबाई के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मीटर का। ऐसे पद्धति में लंबाई के लिए बतलाए हैं ना, मीटर का प्रयोग करते हैं। तो लंबाई को जिस तरह हम लोग मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में, फोर्स यानी बल, कितना न्यूटन बल लग रहा है न्यूटन में मापते हैं। तो किस पिंड में कितना उष्मा ऊर्जा है, अगर कल्पना करो ये एक कोयले का जलता हुआ अंगारा है, यहाँ पर एक इससे भी बड़ा कोयला का गोला है जिसमें आग लगी हुई है, ये भी लाल है, ये भी लाल है। तो दोनों में निश्चित तौर पर ये बड़ा पिंड है कोयला का, तो इसमें उष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी। तो उष्मा को हम लोग किस में मापते हैं? उष्मा का प्रभाव जो होता है, उष्मा एक ऊर्जा है, ये क्वेश्चन लास्ट में है। उष्मा जिसमें जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक गर्म होगा। जो जितना अधिक गर्म होगा तो उसी गर्म होने के कारण उष्मा का प्रभाव, देखो इसमें भी उष्मा का प्रभाव है, इसमें भी है। तो उष्मा के कारण जैसे हम लोगों को बुखार ही लगता है, तो इसका अर्थ है हमारे शरीर में उष्मा ऊर्जा जितनी चाहिए उससे ज़्यादा पैदा हो रहा है और बुखार लग जाता है आदमी को। तो उष्मा ऊर्जा का प्रभाव, इफेक्ट किस रूप में हमें दिखाई देता है?
तो उष्मा ऊर्जा को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसमें उष्मा ऊर्जा बढ़ेगा तो उसका ताप बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। समझ गया? उष्मा की मात्रा ज्यों-ज्यों हम किसी पिंड में बढ़ाते जाएंगे उस पिंड में उष्मा की मात्रा बढ़ती जाएगी और ज़्यादा गर्म होता जाएगा। कम गर्म होगा तो कहेंगे इसका ताप या तापमान कम है, और ज़्यादा गर्म होगा तो तापमान अधिक है। अधिक गर्म होगा तो इसका मतलब अधिक तापमान है। उष्मा ऊर्जा के प्रभाव को हम लोग तापमान कहते हैं, ताप या तापमान। जैसे सुबह का समय कैसा होता है तो वायुमंडल में उष्मा ऊर्जा कम होती है ना। तो वायुमंडल में कम उष्मा ऊर्जा होती है, लेकिन ज्यों ही सूर्योदय के बाद सूर्य ऊपर की ओर आने लगता है वायुमंडल में उष्मा ऊर्जा बढ़ने लगती है, और उष्मा ऊर्जा बढ़ने लगती है तो वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। होते होते ऐसा होता है जो 1:30-2 बजे दिन में सबसे ज़्यादा उष्मा ऊर्जा वायुमंडल में जमा हो जाता है। सुबह से सूर्य भी सर के सामने में ऊपर आ जाता है, तेज गति का प्रकाश, सीधी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, और उष्मा ऊर्जा की मात्रा सुबह की तुलना में दोपहर में ज़्यादा होती है। तो आखिर उष्मा ऊर्जा की मात्रा यानी उष्मा ऊर्जा को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इसके प्रभाव के रूप में हम लोग क्या पाएंगे? जिस पिंड में उष्मा ऊर्जा बढ़ेगा उस पिंड का ताप बढ़ता चला जाएगा। पानी को जब हम लोग भोजन बनाने के लिए गर्म करते हैं तो शुरू में उंगली डालोगे, जैसे गैस पर पानी चढ़ा दो, चढ़ाने के 1 मिनट बाद उंगली डालो और 10 मिनट बाद उंगली डालो, तो अंतर तो पड़ेगा ही। 10 मिनट बाद उंगली के जलने की खतरा रहेगी। क्यों? क्योंकि 10 मिनट में बहुत सारा उष्मा ऊर्जा पानी में घुस चुका है, जो पानी को इतना गर्म कर दिया है। शुरू में कम उष्मा ऊर्जा था तो कम गर्म लगता था पानी, हम लोग कहते थे इसका तापमान कम है। उष्मा ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो किस चीज़ को बढ़ाएगी? पानी के तापमान को। उष्मा ऊर्जा का प्रभाव तापमान के रूप में आता है, ताप के रूप में आता है। जिस पिंड का ताप जितना ही अधिक है इसका मतलब है उसमें उतना ही अधिक उष्मा ऊर्जा है। समझ रहा है ना? दूसरी बात, उष्मा ऊर्जा किस ओर से किस ओर प्रवाहित होता है। जैसे पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। पानी कभी देखा है? जैसे इस टाइप का ज़मीन है, मान लो इस टाइप का ज़मीन है। पानी को अगर यहाँ पर हम लोग गिराएंगे तो पानी बोलो इधर जाएगा कि बाईं ओर जाएगा? दाईं ओर जाएगा, क्योंकि पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो ये याद रखना है, उष्मा ऊर्जा भी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। इस पंक्ति को दोबारा सुनो और ध्यान से सुनो। पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। ठीक उसी तरह उष्मा का इंग्लिश हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी भी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो पानी में तो तल का मतलब हुआ ऊंचाई, ऊंचे जगह से नीचे जगह की ओर पानी जाता है, यानी ऊंचे क्षेत्र से नीचे निम्न क्षेत्र की ओर, नीचे वाली क्षेत्र की ओर पानी का प्रवाह होता है। तो उष्मा भी उच्च तल से निम्न तल की ओर जाता है। तो कहोगे उष्मा ऊर्जा के लिए उच्च तल और निम्न तल क्या हुआ? तो इसको ऐसे समझो, जैसे वायुमंडल में उष्मा ऊर्जा है, तो जाड़े के समय में हम लोगों को जाड़ा लगता है और गर्मी ऋतु में हम लोगों को गर्मी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मान लो कल्पना करो जाड़ा का समय है, ठीक है, तो जाड़ा का समय है तो यहाँ पर तू आग जला दो, इसके चारों ओर 4 व्यक्ति बैठ गया, ABCD, ये आग है जिससे क्या उत्पन्न हो रहा है? उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। अब ये 4 आदमी के शरीर के भीतर में
जितना उष्मा ऊर्जा है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है ना। तो बहुत ज़्यादा उष्मा ऊर्जा यहाँ पर है, जहाँ पर हम आग लगाए हैं। अगल बगल के हवा में उष्मा ऊर्जा है लेकिन बहुत कम है, तो कहेंगे यहाँ उष्मा ऊर्जा का उच्च तल है, यानी बहुत ज़्यादा है। इसके चारों ओर वायुमंडल है, आदमी है, जानवर कुछ भी है, इस सब के शरीर का वायुमंडल में ही उष्मा ऊर्जा कम है। इसके चारों ओर हवा है, बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसके शरीर में भी उष्मा ऊर्जा कम है। किससे कम है? तो इस आग के तुलना में कम है, बहुत कम है। तो कहेंगे यहाँ उष्मा का तल बहुत ज़्यादा है, इसके चारों ओर कम है, यानी उष्मा का ये उच्च तल हुआ। और चारों ओर कम उष्मा है वायुमंडल में, तो उष्मा का निम्न तल है। उष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। इसका उच्च तल निम्न तल समझा। अब जैसे फिर इसको दूसरे उदाहरण से भी समझो। ये चिमटा है एल्युमिनियम का या मान लो लोहा का। यहाँ पर गैस जल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर में ये दे दो, ये गैस जल रहा है। तो अभी इसके ऊपर ये चिमटा को दिए, इससे पहले ये चिमटा ठंडा था, उसमें कम उष्मा ऊर्जा थी, इसको हम लोग हाथ से पकड़ लिए, है ना ऐसी बात। और थोड़ा देर पकड़ करके यहाँ हाथ में पकड़े रहो, और गैस पर इसका अगला चौड़ा वाला भाग है जिससे हम लोग सब्जी उब्जी चलाते हैं, चौड़ा वाला भाग होता है ना, उसको गैस के ऊपर में दे दिए। तो इसमें चिमटे में उष्मा ऊर्जा भी कम है, लेकिन यहाँ गैस जो जल रहा है यहाँ भयंकर उष्मा ऊर्जा पैदा हो रहा है। तो ये वाला जो उष्मा ऊर्जा जहाँ पर पैदा हो रहा है, या मान लो जलता हुआ आग का कोई गोला ही है, तो इसके तुलना में इस चिमटे में उष्मा बहुत कम है और इसमें उष्मा ऊर्जा बहुत अधिक है। तो कहेंगे यहाँ उष्मा का तल उच्च है और इसमें उष्मा का तल निम्न है। तो ऐसी स्थिति में उष्मा ऊर्जा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होगा, तो यहाँ उच्च तल से इसमें प्रवेश करेगा। निम्न तल है, कम है तो निम्न तल है। समझ रहे हैं बात को। अब मान लो बुखार लगा हुआ है एक आदमी को, तो बुखार लगा हुआ है जिस आदमी को, तो उस आदमी का हाथ स्पर्श करने पर हमें कैसा महसूस होता है? ठंडा लगता है कि गर्म लगता है? गर्म क्यों लगता है? गर्म इसलिए लगता है, जैसे इसको ऐसे समझो, ये इस हाथ को बुखार है, इस हाथ को नहीं बुखार है, दोनों मेरा ही है, मान करके चलो ये किसी और का है। तो इसको बुखार है तो इस हाथ से ऐसे स्पर्श करेंगे तो इस हाथ को गर्म क्यों लगेगा? इस हाथ में बुखार है, इसमें नहीं है। इस हाथ में बुखार है, इसका मतलब इस हाथ में उष्मा ऊर्जा, उष्मा ज़्यादा है, इसमें कम है। तो कहेंगे इसमें उष्मा का उच्च तल है, इसमें निम्न तल है। निम्न तल क्यों है? क्योंकि इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो अब जो ऐसे इसको ज्यों ही स्पर्श किए, तो स्पर्श जिस भाग से हुआ है, तो इसके स्पर्श भाग से इसमें ये निम्न तल वाला हाथ है, उष्मा का निम्न तल वाला हाथ, तो उच्च तल से निम्न तल की ओर उष्मा जाने लगेगा। यानी इस हाथ, जिस हाथ में बुखार लगा है, उस हाथ से इस हाथ में उष्मा प्रवेश करने लगेगा, और जब उष्मा प्रवेश करेगा तो इस हाथ को गर्म लगेगा। बोलो, समझ रहे बात को। इसलिए जिसको बुखार लगा हुआ है उसका हाथ स्पर्श करोगे तो उसका हाथ गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में उष्मा का तल ऊंचा है, ज़्यादा है, उच्च तल है। और जिसको बुखार नहीं लगा हुआ है उसके शरीर का उष्मा का तल निम्न तल है, कम है, यानी कम का मतलब निम्न है। तो बुखार लगे हुए व्यक्ति अर्थात उष्मा उच्च तल से बिना बुखार लगे हुए व्यक्ति के हाथ में प्रवेश करेगा, यानी निम्न तल की ओर जाएगा। तो ये याद रखना, उष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है।
तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आग में उंगली देने से हमारी उंगली जल जाती है। क्यों? क्योंकि आग में उष्मा का बहुत ऊंचा तल होता है। ये तो स्रोत हो गया ना, उष्मा का स्रोत। कहीं आग लगा दो तो उष्मा का ये स्रोत हो गया। तो स्रोत में ही जब हाथ डालोगे जहाँ बहुत उच्च तल है उष्मा का, और हथेली का तल बहुत कम है उष्मा, तो बहुत निम्न तल है। तो जहाँ बहुत पानी है, सामने में नहीं पानी है, यहाँ मान लो बांध बंधा हुआ है, ऊपर तक पानी है, इधर पानी नहीं है, क्योंकि बांध से पानी को घेर दिया गया है। तो देखो जहाँ पर बांध है तो उसमें बहुत पानी है, ऊंचा तल है, इधर एकदम निम्न तल है, पानी है ही नहीं। अगर बांध को अचानक तोड़ दिया जाए तो आने वाला पानी बहुत तेज गति से नहीं आएगा। दबाल या बांध को तोड़ेगा तो विशाल पानी का भंडार है, भयंकर, मतलब ये ऊंचा तल है। आप बगल में बिल्कुल देहात है, फील्ड है, मैदान है। तो ये डैम जब किसी बांध का टूटता है तो उच्च तल और निम्न तल में भारी अंतर होने के चलते एकाएक इतनी तेज गति से पानी का प्रवाह होगा जो गांव का गांव स्वाहा करते चला जाता है। तो जलती हुई आग में उष्मा का बहुत ऊंचा तल होता है, और इसमें हम लोग हथेली डालेंगे तो हथेली में बहुत निम्न तल है। तो अचानक बहुत तेज गति से हथेली में उष्मा ऊर्जा प्रवेश करेगा और हथेली को जला देगा। तो उष्मा एक ऊर्जा है, इस बात को समझ गया। उसका प्रभाव हम लोग तापमान के रूप में देखते हैं। उष्मा ऊर्जा बढ़ेगा, अगर हवा में उष्मा ऊर्जा को बढ़ाओगे तो हवा का तापमान बढ़ने लगेगा। शरीर में उष्मा ऊर्जा को बढ़ाओगे तो शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। तो लोग ये बतलाओ, जिस आदमी को बुखार लगा रहता है उसका हाथ हमें गर्म लगता है, लेकिन जिसको बुखार लगा हुआ है उस व्यक्ति का जो हाथ स्पर्श करोगे तो उसको ठंडा लगेगा। तो मालूम है जी जी। हम क्या कह रहे हैं, बात को समझ रहा है? जी, जैसे बुखार जिसको लगा। इस हाथ को बुखार है, इस हाथ को बुखार नहीं है। इस हाथ के द्वारा इसको स्पर्श करेंगे तो इस हाथ को लगेगा जो गर्म है, लेकिन इस हाथ को लगेगा ये ठंडा है। ऐसा देखता है, फील करो तो ऐसा क्यों होता है? जब उष्मा ऊर्जा हम लोगों के शरीर में प्रवेश करेगा, आग के पास जाओ, उससे उष्मा ऊर्जा तरंग के रूप में निकलती है। ये तो चैप्टर ही अलग है, बतलाया जाएगा। ये उष्मा ऊर्जा जब शरीर में प्रवेश करेगा तो हम लोगों को गर्म लगेगा, समझा? और अगर हमारे शरीर से निकले तो जाड़े के समय में क्या होता है, वायुमंडल हम लोगों के चारों तरफ है ना वायुमंडल, तो वायुमंडल में उष्मा ऊर्जा जितना रहता है उससे अधिक उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर में रहता है। यानी वायुमंडल, हम लोग जब कहीं पर ठंडे के टाइम में जाड़े ऋतु में खड़ा रहें या बैठेंगे तो हम लोगों के चारों ओर तो हवा है, तो हम लोगों के चारों ओर जो हवा है उसमें उष्मा कम होता है, उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक होता है। तो उष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो हम लोग के शरीर में जाड़े के ऋतु में उष्मा ऊर्जा ज़्यादा होता है और वायुमंडल में कम होता है। तो हम लोग के शरीर से यानी उच्च तल से उष्मा ऊर्जा निम्न तल यानी हमारे शरीर के चारों ओर हवा में उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर से, हम लोगों के शरीर से निकलने लगेगी। तो जब उष्मा ऊर्जा शरीर में प्रवेश करेगी तो हम लोगों को गर्म लगेगा, और जब हम लोगों के शरीर से उष्मा ऊर्जा निकलेगा तो हम लोगों को ठंडा लगेगा। तो जाड़े के ऋतु में इसका मतलब है हम लोगों के शरीर से उष्मा ऊर्जा निकलता है। तब हम लोग जो मान लो स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तब ये कहते हैं ठंडा अब नहीं लगता है। बोलो क्यों नहीं लगता है? देखो चैप्टर ऐसा है जो कुछ हम लाइन से हट करके बतला देते हैं। नहीं, हम लोग जब स्वेटर पहनते हैं तो हम लोगों के शरीर से निकलने वाला उष्मा ऊर्जा को ये स्वेटर रोक देता है, समझा? और स्वेटर और शरीर के बीच में हम लोगों के शरीर से
निकलते हुए उष्मा ऊर्जा स्वेटर और शरीर के बीच में रुकने लगता है और इसी से हम लोगों का शरीर गर्म होता है। यानी ये शरीर से स्वेटर हो, जैकेट हो, चादर हो, रजाई हो, कंबल हो, जाड़े में हम इन वस्त्रों का जो उपयोग करते हैं तो हम लोगों का ठंडा शरीर में कहते हैं तब ठंडा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये जो वस्त्र अभी बतलाए हैं, अगर कंबल हम लोग ओढ़ करके सो जाए तो हमारे शरीर से इसलिए उष्मा ऊर्जा निकल रहा है क्योंकि जाड़ा ऋतु है और वातावरण में उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर की तुलना में कम है। यानी हम लोगों का शरीर उच्च तल का काम करता है उष्मा के लिए जाड़े में, और हम लोगों के शरीर के चारों ओर का हवा में जो उष्मा कम है तो वह निम्न तल का काम करता है। तो उष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होगा। तो अगर इस प्रवाह को ही रोक दिया जाए, निकलते हुए शरीर से निकलते हुए उष्मा ऊर्जा को रोक करके रखा जाए तो यही उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर को गर्म रखता है और स्वेटर, कंबल, रजाई इतना ही काम करता है। समझ गया बात को? तो तुम लोग को लगता होगा रजाई ओढ़ लेते हैं तो ठंडा भाग गया। ठंडा भागता थोड़ी है रे, शरीर से निकलने वाले उष्मा ऊर्जा को हम लोग कैद कर लेते हैं और इसी का बेनिफिट मिलता है। हमारा शरीर हमारे ही शरीर से निकले हुए उष्मा ऊर्जा से गर्म रहता है। समझ रहा है? दूसरा तरीका है, रजाई, स्वेटर ये सब कुछ नहीं पहनो तो ठंडा लगेगा तो आग जला लो। आग जलाओगे तो चारों ओर सभी दिशाओं में उष्मा ऊर्जा निकल रहा है, इसके बगल में जो बैठा है उसके शरीर में घुसेगा तो ठंडा दूर होगा। तो मोटा मोटी उष्मा ऊर्जा के बारे में तू लोग समझ गया जी। क्या चीज़ है? उष्मा एक ऊर्जा है। ऊर्जा का फिलहाल याद रखना, एक प्रकार की शक्ति है, ताकत है जो सब कुछ में है। तो उष्मा ऊर्जा अगर बढ़ेगा किसी पिंड में, अगर लोहे के छड़ को गर्म करे तो उष्मा ऊर्जा जितना बढ़ता जाएगा तो उष्मा ऊर्जा के प्रभाव से क्या उत्पन्न होता है? ताप, हीट। तो कहेंगे उष्मा ऊर्जा बढ़ रहा है तो ज़्यादा ताप हो गया, और ताप बढ़ाना है, उष्मा ऊर्जा देने का काम जारी रखो, और अधिक बढ़ाना है तो उष्मा ऊर्जा देते ही रहो। तो उष्मा ऊर्जा के प्रभाव के रूप में हम लोगों को क्या मिलता है? जिस पिंड में उष्मा ऊर्जा प्रवेश करेगा उसका क्या बढ़ाएगा? ताप बढ़ाएगा। ताप का इंग्लिश टेम्परेचर, ताप कहो या तापमान कहो। तो बात याद रह जाएगी। तो तुम लोगों का क्वेश्चन है, ताप या तापमान के कितने तरह के मात्रक होते हैं? अब जैसे अभी इंडिया में अगस्त है ना, गर्मी ऋतु है। ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंडी ऋतु, जाड़े की ऋतु होगी। तो इसी पृथ्वी पर इंडिया है, इसी पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया में गर्मी क्यों अगस्त में और ऑस्ट्रेलिया में अगस्त में जाड़ा क्यों? तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया के वातावरण में उष्मा ऊर्जा कम होगा तब न ठंडा पड़ रहा है। इंडिया में उष्मा ऊर्जा की मात्रा इंडिया के वायुमंडल में ज़्यादा है। तो उष्मा के कारण जो किसी कोई वायुमंडल हो तो वायुमंडल में जाएगा तो उसका भी ताप या तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर। किसी शरीर में, किसी जानवर के शरीर में जाए या मनुष्य के शरीर में उष्मा ऊर्जा जाए तो मनुष्य के शरीर का भी तापमान बढ़ेगा। लोहे का छड़ हो या किसी भी धातु का छड़ हो, यानी उष्मा ऊर्जा जिसमें घुसेगा उसका क्या बढ़ाएगा? ताप या तापमान, टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो इसको हम लोग किस में मापेंगे? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो हम लोग कहेंगे ना, यहाँ से मान लो पटना 100 किलोमीटर है, दिल्ली 1000 किलोमीटर है। तो मीटर शब्द का उपयोग हम लोग लेंथ, दूरी के लिए करते हैं, मीटर, किलोमीटर वो सब का। तो ताप या तापमान के लिए क्या मात्रक है? तो ताप या तापमान के लिए 3 तरह का मात्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लंबाई के लिए किलोमीटर का भी किया जाता है, मीटर का भी किया जाता है, सेंटीमीटर का, फुट का, है ना, तो गज का। तो उसी तरह ताप या तापमान को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किए,
समय को मापने के लिए सेकंड का, घंटा का प्रयोग करते हैं, मिनट का प्रयोग करते हैं, महीना, वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह ऊष्मा से उत्पन्न ताप जो होता है, तो ताप या तापमान को मापने के लिए हम लोग 3 तरह का मात्रक का प्रयोग करते हैं। पहला है केल्विन, दूसरा सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट। अब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऊष्मा और तापमान का चर्चा कर दिए। तो ताप या तापमान के 3 तरह के मात्रक होते हैं जो प्रचलन में है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केल्विन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति पूरे ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिस पद्धति को पूरे दुनिया में माना जाता है। एसआई पद्धति पढ़ाया है ना। तो एसआई पद्धति में ताप या तापमान का मात्रक है केल्विन, समझ गया। उसके बाद दूसरा प्रचलित मात्रक जो कि एसआई पद्धति नहीं है, जैसे सीजीएस पद्धति में सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, तो लेंथ मास टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एसआई पद्धति का ही पूरे विश्व में अब प्रचलन में है। उसी पद्धति में हम लोगों को माप दिखलाना होगा, चाहे लंबाई का दिखलावे तो किलोमीटर में, समय का दिखलावे तो सेकंड में, मास का दिखलावे तो किलोग्राम में, एसआई पद्धति में। तो वो ताप या तापमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? केल्विन। पूरे वर्ल्ड में चलता है, इसे कैपिटल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा जो प्रचलन में है, सेल्सियस का भयंकर उपयोग किया जाता है। अब जैसे समाचार में बराबर देखोगे, भारत के प्रमुख 10-15 शहरों का दे देता है, तो बिहार में भी देखना, जो पटना का देगा अगर 30 डिग्री सेल्सियस, तो दिल्ली का 2 डिग्री अधिक रहता है। यानी दिल्ली के वातावरण में ऊष्मा ऊर्जा अधिक रहता है गर्मी के टाइम में, अब पटना में कम रहता है। तो ये डिफरेंस जो आता है, तो कहने का अर्थ दूसरा सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है ताप या तापमान को मापने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसआई मात्रक में केल्विन। और दूसरा प्रचलन में जो है जिसका बहुत प्रयोग होता है वह है सेल्सियस। तीसरा है फ़ारेनहाइट। जब आदमी को बुखार लगता है तो हम लोग सेल्सियस में नहीं मापते हैं, किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में। तब कहोगे किलोमीटर भी लंबाई के लिए प्रयोग किया जाता है, दूरी के लिए। इससे छोटा क्या है? मीटर। इससे छोटा सेंटीमीटर। तीनों तो लंबाई के लिए ही, दूरी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह तीनों तापमान को मापने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। समझ रहे हो बात को? इस सब को हम लिख देंगे, पहले ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। तो बुखार लगता है तो हम लोग कहते हैं 102 डिग्री बुखार है। देखना गांव घर में या प्रायः शहर में भी असलिए शब्द छोड़ देता है फ़ारेनहाइट, यानी 102 डिग्री बुखार है तो डिग्री के आगे फ़ारेनहाइट लगाना चाहिए। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, ये कहा जाएगा। तो जिस तरह किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर तीनों में संबंध होता है ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी तरह तापक्रम के ये तीनों मात्रक यानी केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी संबंध है। कितना सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, कितना केल्विन बराबर कितना सेल्सियस होगा, तो इसके लिए भी फार्मूला है। जैसे 1 किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा, फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। तो तीनों में संबंध है लंबाई या दूरी के मात्रक में। तो तापमान के तीनों मात्रक में भी ऐसा ही संबंध है, जिसको लिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है ताप या तापमान के कितने तरह के मात्रक होते हैं? तो आंसर हो गया ताप या तापमान के 3 तरह के यूनिट या मात्रक होते हैं।
पहला एसआई पद्धति में ताप या तापमान टेम्परेचर का एसआई मात्रक, यानी एसआई पद्धति में इसका मात्रक यूनिट क्या है तो केल्विन। दूसरा प्रचलित मात्रक सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझा। अब कहोगे केल्विन क्या है, तो केल्विन स्केल पर, स्केल मतलब पटरी, पता है ना, जैसे पटरी का क्या, पटरी स्केल जो है तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये पटरी जो तू लोग जिससे काम करते हो इस टाइप का होता है ना जी, इंच रहता है एक निश्चित डिस्टेंस पर, 1 इंच 2 इंच, तो इसको हम लोग स्केल कहते हैं। किस चीज़ के माप के लिए, तो लंबाई वाला स्केल है, लंबाई की माप के लिए ये स्केल है। तो थर्मामीटर देखा है ना तू लोग, सबको बुखार लगा ही होगा, खास करके कोरोना टाइम में। तो थर्मामीटर के बारे में भी हिट चैप्टर में पढ़ोगे, देखना इस टाइप का होता है ऐसे। थोड़ा हम ज़्यादा मोटा बना दिए हैं। यहाँ शुरू होता है 92 डिग्री से, 92 डिग्री एफ, फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98, मान लो ये 98 डिग्री एफ है। होते होते यहाँ तक 110 डिग्री एफ, यानी अंतिम पैमाना 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके घुंडी में, ये जो घुंडी है ना, इसमें पारा होता है, इसका संकेत होता है Hg, केमिस्ट्री में बतलाएंगे। ये जो है थोड़ा सा उष्मा ऊर्जा पा करके, देखो ये नली होती है, पतली नली, ध्यान से देखो, थर्मामीटर के बारे में समझ जाओगे। वैसे ये इसमें नहीं पढ़ना है लेकिन जानकारी दे देते हैं। ये पारा है, काला काला नहीं रहता है, कहते हैं झाड़ दो, यहाँ तक चढ़ जाता है, झाड़ देते हैं तो सब फिर यहाँ घुंडी में आ जाता है। अब अभी ये पारा यहाँ पर है, जिसको बुखार लगा है तो उसके शरीर में कितना उष्मा ऊर्जा है, जिसके चलते उसका तापमान कितना है। अगर अधिक उष्मा ऊर्जा होगा तो शरीर का तापमान अधिक होगा। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो है, जो बिल्कुल स्वस्थ शरीर कहते हैं जिसको, उसके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। याद रहेगा कि लिख लोगे। स्वस्थ शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी के शरीर का इतना है तो इसका मतलब उसको बुखार नहीं है, जितना उष्मा ऊर्जा चाहिए उतना है शरीर में, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तापमान तब माना जाएगा वह आदमी बुखार से पीड़ित है। समझा। तब बुखार लगे हुए व्यक्ति को ये थर्मामीटर लगाओगे ना, तो उसके शरीर का उष्मा ऊर्जा पा करके ये फैलेगा, फैल करके मान लो ये फैलते फैलते चला गया यहाँ पर, मान लेते यहाँ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, यहाँ तक गया तो कहेंगे इसको कितना बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी रहना चाहिए 98.6, तो मोटा मोटी 1.5 डिग्री तापमान अधिक है। चलो इसको दबा दो शरीर में उष्मा ऊर्जा घटाने के लिए। समझ रहा है बात को? हाँ, अगर इससे कम होगा तो तुम स्वस्थ नहीं हो। 6 रोटी में तुम्हारा पेट भर रहा है तो इसका मतलब 6 रोटी चाहिए। अगर 8 रोटी खा लिया तो ज़्यादा खा लिया, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, हेल्थ के लिए। और 4 खाओगे तो मर जाओगे, भूख तुरंत फिर लग जाएगी। तो हम लोग के शरीर का सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर ये होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन पर आओ, बहुत जानकारी दिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं भी हिट चैप्टर पढ़ा है, कंसेप्ट आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ गया। ताप या तापमान के कितने तरह के मात्रक होते हैं? तो ताप या तापमान के 3 तरह के मात्रक होते हैं। पहला मात्रक एसआई पद्धति में, हाँ, केल्विन होता है। अच्छा, जो बतला रहे थे, हाँ देखो, जैसे थर्मामीटर एक स्केल हो गया, पटरी क्या मापता है, एक ऐसा स्केल है जो दूरी मापता है। तो थर्मामीटर कैसा स्केल है, जिस पर अंकित रहता है डिग्री में बुखार मापने वाला,
तो उसी तरह होता है केल्विन स्केल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तापमान मापने के लिए एक होता है केल्विन स्केल। जैसे थर्मामीटर भी एक स्केल है, स्केल मतलब पटरी, तो थर्मामीटर एक स्केल है। तो उसी तरह केल्विन स्केल होता है। तो पहले इसका आंसर हम लिख देते हैं, पहला का। इसको तू लोग उतार लो। तुम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अगले पार्ट में बतलाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो उसमें ये हम लिख दिए हैं SI मात्रक। देखो, ताप या तापमान के 3 तरह के मात्रक हैं। पहला हो गया SI मात्रक, ताप या तापमान का SI मात्रक केल्विन है। इसे सांकेतिक रूप में K से व्यक्त किया जाता है, समझा। दूसरा है सेल्सियस। इसे देखो, इसका क्या अर्थ हुआ, डिग्री। ये है डिग्री, शून्य नहीं समझना, ऊपर में है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे दिल्ली का आज का तापमान, इधर ध्यान दो तो 40 डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ हुआ डिग्री, अब पीछे में अंक रहेगा, तो कैसे लिखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। फ़ारेनहाइट में भी यह तापमान का तीसरा प्रचलित मात्रक है। इसे सांकेतिक रूप में डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 98.6, देखो डिग्री, अब फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इसको पढ़ना है। ये 3 तरह के मात्रक है जो प्रचलन में है। SI मात्रक हो गया वर्ल्ड लेवल पर, केल्विन का प्रयोग किया जाता है, और सेल्सियस भी व्यापक रूप से प्रचलन में है। बुखार उखार लगने पर फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है। तीनों में क्या संबंध है, ये तुम लोगों को अगले पार्ट में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे।